हेलो स्टूडेंट्स, हम आज इंग्लिश ग्रामर में जो है हमारा टॉपिक है एडम्स एंड फेराज। एडम एंड फेराज के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, एडम एंड फेराज का जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें एडम एंड फेराज का जो क्वेश्चन है मोस्टली पूछा ही जाता है। एडम्स एंड फेराज आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं, मैं आज आपको ये बताऊंगी कि आप इजीली इनको याद कैसे रख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ एडम्स एंड फेराज। देखिए, एडम्स एंड फेराज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीईटी का एग्जाम हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चन आता है। एडम्स एंड फेराज का जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो इससे जो 5 नंबर का टॉपिक होता है इससे भी क्वेश्चन यूपीएससी की एग्जाम में भी पूछा जाता है। जो हमारी एंट्रेंस एग्जाम होती है, एसएससी की एग्जाम होती है, उससे तो इसमें क्वेश्चन आता ही है। इसका जो क्वेश्चन है उसमें मोस्टली आता ही है। जो हमारे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो सभी में पूछा जाता है। देखिए, एडम्स एंड फेराज है, हम इजीली याद कर सकते हैं। आज याद करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको याद करवाऊंगी। जो यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट एडम्स एंड फेराज पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, एडम्स एंड फेराज के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए, जो हमारे ये टॉपिक है इसके द्वारा क्या हम स्पीकिंग, जो हमारी इंग्लिश की जो स्पीकिंग है उसको भी हम बहुत ही क्या बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। बिना एडम्स एंड फेराज के जो है इंग्लिश का जो है परफेक्ट होना मुश्किल होता है। बिना एडम्स एंड फेराज के इंग्लिश का परफेक्ट होना मुश्किल होता है। बिना एडम्स एंड फेराज के हम जो है रिटन इंग्लिश को भी क्या नहीं कर सकते, परफेक्ट नहीं बना सकते। ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे रिटन इंग्लिश हो, वो किसी भी इंग्लिश को हमें सीखना हो किसी भी प्रकार की, तो हमें एडम्स एंड फेराज आने चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम आज पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडम्स एंड फेराज। जो हमारा फर्स्ट जो एडम्स एंड फेराज है उसमें देखिए हमारे पास है पुल ए लेग लॉन्ग फेस। इसका मीनिंग होता है उदास होना। पुल ए लॉन्ग फेस, पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब होता है उदास होना। देखिए, पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, लॉन्ग यानी लंबा, फेस यानी चेहरा। तो चेहरे को वो खींचकर लंबा कर देना, यानी कि अगर आप किसी के फेस को लंबा कर देते हैं, नॉर्मली आप समझेंगे कि हम वर्ड मीनिंग निकालेंगे, वर्डों के साथ खेलेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। पुल ए लॉन्ग फेस यानी किसी के चेहरे को खींच के लंबा कर देना, यानी कि क्या हो जाना, उदास हो जाना। तो क्या कहते हैं, टू हैव ए सैड और डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन, यानी कि टू हैव ए सैड यानी कि उदास, और डिसअपॉइंटमेंट यानी निराश, एक्सप्रेशन यानी कि भाव। किसी के जो फेस पे है जो उदासी और जो है क्या है, निराशा के जो भाव होते हैं उसे क्या कहते हैं, पुल ए लॉन्ग फेस यानी कि ये उदास हो जाना। सेकेंड जो है हमारा ग्रीन हैंड। ग्रीन हैंड, देखिए ग्रीन हैंड का अगर हम वर्ड मीनिंग देखें तो ग्रीन का मतलब होता है हरा, हैंड का मतलब होता है हाथ, यानी कि हरा हाथ। अगर कोई भी चीज़ हरी होती है तो हम क्या कहते हैं, अभी कच्ची है, तो इसीलिए इसका मतलब क्या होगा, अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति यानी चीज़ है वो व्यक्ति क्या कच्चा है, यानी कि ग्रीन हैंड है। अनुभवहीन व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ग्रीन हैंड कहा जाता है। अगर इसका इंग्लिश मीनिंग देखें, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक अनएक्सपीरियंस पर्सन यानी बिना अनुभव का व्यक्ति होता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रीन हैंड कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड नंबर का फेराज है वो देखेंगे तो ए हॉर्स लाफ। एक हॉर्स लाफ, हॉर्स का मतलब घोड़ा, लाफ यानी हंसना। अगर आपने कभी सुना, अगर एक घोड़ा हंसने लग जाए, अगर एक घोड़ा हंसने लग जाए बिना मतलब के, तो एक घोड़ा हंसने लग जाए तो देखिए हम क्या कहेंगे कि वह बिना मतलब के हंस रहा है, जोरदार। अगर घोड़े को हंसते देखेंगे तो यही कहा जाएगा कि बिना मतलब के हंस रहा है। कभी घोड़े को इतनी जोर से हंसता हुआ आपने देखा है? तो ए हॉर्स लाफ यानी बिना मतलब के हंसना। अगर इंग्लिश मीनिंग देखा जाए बिना मतलब के जोरदार हंसना, तो टू लाफ वेरी लाउडली विदाउट हैविंग एनी सेंस। टू लाफ वेरी लाउडली यानी जोर से हंसना, विदाउट हैविंग एनी सेंस बिना किसी मतलब के जोर से हंसने को क्या कहते हैं, ए हॉर्स लाफ कहा जाता है। और जो हमारा ऑन द ब्लिंक, ब्लिंक का हमें पता है कि जो हम पलके झपकाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लिंक करना। तो ऑन द ब्लिंक का मतलब होता है खराब होना। देखिए, जब हम टीवी का यूज़ लेते थे या किसी कंप्यूटर का यूज़ लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, जब वो ब्लिंक करता है तो हम क्या कहते हैं, ये खराब हो चुका है। तो यहाँ ऑन द ब्लिंक का मतलब क्या हो जाएगा, खराब होना। आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर यानी ऑर्डर के बाहर, यानी कि क्या हो जाएगा, खराब होने को हम कहते हैं। ऑर्डर के बाहर कोई चीज़ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, टू
द ऑन द ब्लिंक कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा एडम एंड फेराज है वो है इन ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह पीटना। अब देखिए अगर हम किसी व्यक्ति को है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो वाइट कलर का है, यानी वाइट है, तो अगर हम उसे पीटेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा, इतना पीटे कि वह लाल हो जाएगा। और अगर हम किसी अन्य व्यक्ति को पीटे तो वो ब्लू हो जाए या नीला हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, इन ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह से पीटना। किसी व्यक्ति को हम पीटते तो डेफिनेटली वह लाल तो हो ही जाता है। इस प्रकार से हम याद रखेंगे कि किसी व्यक्ति को अगर हम पीटते तो वह लाल हो जाता है, तो उसे क्या कहता है, इन ब्लैक एंड ब्लू कहा जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा अंडर समबडीज नोज। अंडर समबडीज नोज, अंडर समबडीज यानी अंडर का मतलब नीचे, समबडीज यानी किसी के नाक के नीचे, किसी के नाक के नीचे। इसका अगर वर्ड मीनिंग देखें तो नाक के नीचे, तो देखिए अंडर समबडीज नोज यानी नाक के नीचे, यानी जस्ट नाक के नीचे है। तो इसका मतलब क्या था, आंखों के सामने। तो देखिए अगर हम आंखों की बात करें तो आंखों के जस्ट सामने क्या है, हमारे नाक है। तो इसका इससे याद रखेंगे कि आंखों के सामने क्या आता है, नाक आता है। आंखों के जो नीचे है अंडर, अंडर यानी नीचे, तो आंखों के नीचे क्या आता है, नाक आता है। तो लिखेंगे अंडर समबडीज नोज, आंखों के सामने, इन फुल व्यू ऑफ समबडीज, इन फुल व्यू ऑफ समबडीज यानी कि किसी की पूरा जो है नज़ारा वो किसी के सामने हो, उसे क्या कहा जाता है, आंखों के सामने, उसे क्या कहते हैं, अंडर समबडीज नोज। इसे कैसे याद रखेंगे कि आंखों के नीचे क्या आता है, नाक आता है। तो आंखों के सामने का मतलब क्या होता है, आंखों के नीचे नाक आता है, तो अंडर समबडीज नोज। देखिए सेवंथ है स्मेल ए रेट। स्मेल ए रेट यानी स्मेल का मतलब है किसी की चीज़ की जो हमें सुगंध या खुशबू या बदबू जो भी आती है, स्मेल यानी बदबू, ए रेट यानी चूहे की बदबू। तो देखिए ये तो डेफिनेटली हम सभी को पता है कि अगर कोई चूहा मर जाता है तो उसकी जो बदबू है वो चारों तरफ फैल जाती है, चाहे वह किसी भी ग्राउंड में फैले, हर जो फ्लोर तक चली जाती है, हर एरिया में फैल जाती है। तो देखिए स्मेल ए रेट का मतलब होता है संदेह करना, यानी कि अगर हमें कोई स्मेल आती है चूहे की मरी हुई की, तो हम क्या कहते हैं कि चूहा मरे हुए चूहे की स्मेल आ रही है, तो क्या करना, संदेह करना। हम पता लगा लेते हैं उससे कि किसकी स्मेल है, तो इसे कहते हैं संदेह करना, स्मेल ए रेट। तो सस्पेक्ट दैट समबडी इज रॉन्ग, सस्पेक्ट दैट समबडी इज रॉन्ग यानी कि सस्पेक्ट करना कि कोई गलत है, कुछ गलत हुआ है, वो सस्पेक्ट करना यानी संदेह करना, हमें लगना। स्मेल ए रेट होता है, स्मेल ए रेट का मतलब हमें चूहे की जो बदबू वो दूर से आ जाती है मरे हुए चूहे की, उसी से लिया गया स्मेल ए रेट, संदेह करना। नेक्स्ट जो है ए बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन का मतलब होता है हड्डी, कंटेंशन यानी कि अगर आप बात करें कंटेंशन की तो हम क्या निकाल सकते हैं, कनेक्शन से निकाल सकते हैं कि कंटेंशन है झगड़े का कारण। अब देखिए अगर कोई हड्डी है, अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ है वो दो लोगों के बीच में रख दी जाए, तो दोनों उसके लिए लड़ेंगे ही, डेफिनेटली लड़ेंगे। एक कहेगा ये मेरी है, एक कहेगा ये मेरी है, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, उसके जो है लड़ाई की जो है कारण हो जाएगा। तो बोन का मतलब हड्डी। अगर कुत्तों की बात करें, दो कुत्तों के सामने हड्डी रख दी जाए तो वो उसके लड़ेंगे उसके लिए, तो क्या उनके जो लड़ाई का कारण है वो क्या हो जाएगा, हड्डी हो जाएगा। तो इससे याद रखेंगे ए बोन ऑफ कंटेक्शन। ए बोन ऑफ कंटेक्शन का मतलब होता है झगड़े का कारण। सस्पेक्ट अबाउट विच देयर इज डिसएग्रीमेंट, सस्पेक्ट अबाउट विच देयर इज डिसएग्रीमेंट यानी कि जो है हमारे जो विचार नहीं मिलते, डिसएग्रीमेंट यानी कि विचार नहीं मिलते हैं। तो सस्पेक्ट अबाउट विच देयर इज डिसएग्रीमेंट, जहाँ विचारों का जो है मेल नहीं खाता है, जो झगड़े का कारण हो जाता है। अगर किसी के विचार मेल नहीं खाते दो लोगों की, तो क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, ए बोन ऑफ कंटेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा कैट्स एंड डॉग्स। तो देखिए कुत्ते और बिल्लियाँ, कैट्स एंड डॉग यानी कुत्ते और बिल्लियाँ, मूसलाधार वर्षा होना। तो देखिए बारिश में जो है, अगर बारिश होगी तो डेफिनेटली जो जानवर है, कुछ जानवर क्या, अगर नॉर्मल बारिश हो रही है तो क्या करते हैं, उसे इंजॉय करते हैं। नॉर्मल बारिश को इजीली इंजॉय किया जाता है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान। अगर वही बारिश मूसलाधार हो जाए तो चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो, क्या करते हैं, उसे इंजॉय नहीं करते, वो अपनी क्या है, छुपने की जगह ढूंढते हैं। इसी प्रकार कैट एंड डॉग्स यानी कुत्ते बिल्लियाँ नॉर्मल बारिश को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन मूसलाधार बारिश हो जाए तो क्या करते हैं, उसे छिपने के लिए जगह ढूंढते हैं, अपने अपने ठिकानों को ढूंढते हैं। तो एक कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है, मूसलाधार बारिश होना, जोर की बारिश होना। रेन्स वेरी हैवीली, जोरदार बारिश होना, रेन्स वेरी हैवीली। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है कोक एंड बुल स्टोरी। कोक एंड बुल स्टोरी, कोक का मतलब क्या होता है, मुर्गा, और बुल का मतलब क्या होता है, बैल।
तो देखिए बुल और क्या जो है कोक, मुर्गे की क्या कभी जो है हमारी दोस्ती हो सकती है? सभी को पता है एक बेल और एक मुर्गे है उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। कोक एंड बुल स्टोरी अतार्किक एवं बेकार, यानी कि अगर आपको कह दी जाएगी कोक मुर्गे और जो है बेल की है जो स्टोरी है या बेल की जो है दोस्ती हो गई, तो आपको ऐसे लगेगा इन दोनों की दोस्ती नहीं हो सकती, ये बेकार है, अतार्किक है, यानी इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे? अबोर्ड एंड एब्सोर्ड एंड इम्प्रोबेबल स्टोरी। एब्सोर्ड एंड इम्प्रोबेबल स्टोरी, एब्सोर्ड एंड इम्प्रोबेबल स्टोरी का मतलब क्या होता है? कॉक एंड बुल स्टोरी, अतार्किक एवं बेकार। इस प्रकार से आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्डों के साथ खेलेंगे। जो एक एक वर्ड के साथ आप खेलेंगे तो आपको जो है इनका मीनिंग इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या होता है, वर्ड का मीनिंग निकालना होता है। जैसे पुल ए लॉन्ग फेस, इसमें देखिए किसी के चेहरे को खींच के लंबा कर देना, तो क्या हो जाता है, किसी के चेहरे को डेफिनेटली आप खींचोगे तो वो उदास ही होगा ना, तो उससे क्या निकालेंगे, उदास हो जाना। टू हैव ए सैड और डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन। सेकेंड था ग्रीन हैंड, यानी कि कच्चा, यानी कि कोई भी चीज़ हमारी हरी होती है तो हम क्या कहते हैं, ये कच्ची है, तो उससे अनुभवहीन व्यक्ति कहा जाता है, एन अनएक्सपीरियंस पर्सन। थर्ड था ए हॉर्स लाफ, घोड़े को जो अगर जोरदार हंसता हुआ देखेंगे तो ऐसे कहेंगे बिना मतलब के जोरदार हंसना, बिना मतलब के जोरदार हंसना, यानी कि ए हॉर्स लाफ। टू लाफ वेरी लाउडली विदाउट हैविंग एनी सेंस। ऑन द ब्लिंक, यानी ऑन द ब्लिंक, अगर जो चीज़ें जब आती है, अगर टीवी जब है हमारा जब करता है तो हम क्या कहते हैं, खराब हो गया है। इसका ऑन द ब्लिंक का मतलब खराब होना, आउट ऑफ ऑर्डर। इन ब्लैक एंड ब्लू, यानी बुरी तरह है पीटना। किसी व्यक्ति को जब हम बुरी तरह से पीटते हैं तो क्या हो जाता है, वह रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, और ज़्यादा पीटेंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो इन ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है, बुरी तरह पीटना। अंडर समबडीज नोज, यानी किसी की नाक के नीचे, नाक के नीचे मतलब देखिए आंखों के नीचे क्या होता है, हमारा नाक होता है, तो आंखों के सामने का अगर इंग्लिश अंडर समबडीज नोज का निकालें तो इन फुल व्यू ऑफ समबडीज। मेलेरेट, किसी भी चूहे की जो है जो खुशबू या बदबू से हमें चूहा मर जाता है तो उसकी बदबू से हम जान लेते हैं कि ये चूहे की स्मेल है, तो इसे क्या कहते हैं, संदेह करना। संदेह करना, सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कि झगड़े का जो है कारण, झगड़े का कारण, यानी कि एक जो हड्डी है वो दो कुत्तों के बीच झगड़े का कारण बन जाती है, उसे कहा गया ए बोन ऑफ कंटेक्शन। ए बॉन्ड ऑफ कंटेक्शन का मतलब होता है सस्पेक्ट अबाउट विच देयर इज डिसएग्रीमेंट। कैट्स एंड डॉग, कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा होना। जो है मूसलाधार वर्षा होती है तभी जानवर है जो अंदर जाते हैं, इसलिए कैट एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, मूसलाधार वर्षा होना, रेन्स वेरी हैवीली। कोक एंड बुल स्टोरी, कोक एंड बुल की स्टोरी आप सभी को पता है, कोक एंड बुल की कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। अगर आपको कोक एंड बुल की दोस्ती के बारे में कहा जाए तो आप कहेंगे कि ये अतार्किक है, इलॉजिकल है। तो देखिए अतार्किक एवं बेकार, एब्सर्ड एंड इम्प्रोबेबल स्टोरी। इस प्रकार से आप क्या एडम्स एंड फेराज को याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके दोस्तों को भी इस प्रकार से सिखाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें ये जो एडम्स एंड फेराज है याद करवाइए, जिससे क्या वो अपने स्पीकिंग इंग्लिश को क्या है और भी बेहतर बना सके, रिटन इंग्लिश को बेहतर बना सके, और जो है हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बेहतर बना सके। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा जो है मैंने जिस प्रकार से आपको एडम्स एंड फेराज समझाया समझ में आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।